नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दुनिया का सबसे लंबा लग्जरी गंगा विलास क्रूज वाराणसी से हुआ रवाना। पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। टेंट सिटी का भी किया गया उद्घाटन। 3500 किलोमीटर सफर के बाद राहुल गांधी का देश के नाम खुला पत्र बताया जिंदगी का मकसद। राहुल गांधी के खुले पत्र को घर घर पहुंचाएगी कांग्रेस। इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक डूब सकता है पूरा जोशीमठ। जोशीमठ को लेकर सीएम धामी ने कैबिनेट की बुलाई बैठक। मीटिंग में लिए गए कई बड़े फैसले। शिक्षकों की ट्रेनिंग के मुद्दे पर एलजी हाउस के बाहर आपका विरोध प्रदर्शन। तो दूसरी तरफ एलजी और केजरीवाल के बीच हुई बैठक। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने एलजी पर लगाए कई बड़े आरोप। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच पीओके में पाकिस्तान का विरोध। सड़कों पर उतरे लोग, कहा हमें भारत में वापस मिला दो। आज की सबसे पहली खबर में बात गंगा में तैरते आलिशान महल की। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास को आज पीएम मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। इसी के साथ आज टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया गया। सीएम योगी के साथ साथ कई बड़े नेता भी इस खास मौके पर मौजूद रहे। गंगा विलास बनारस से चलकर बांग्लादेश की ढाका होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक का सफर तय करेगा। क्रूज के पहले रोमांचक सफर में 51 दिनों के लिए 33 विदेशी मेहमान शामिल है। ये पर्यटकों को न सिर्फ केवल एक सुखद यात्रा का अनुभव देगा, बल्कि कला, संस्कृति, इतिहास, आध्यात्मिकता और भी बहुत कुछ दर्शन कराते हुए तमाम तरह की सुख सुविधा भी देगा। तो वहीं दूसरी तरफ अच्छे काम में भी अडंगा डाला जा रहा है। राजनीति अब गंगा मां को लेकर देखी जा रही है। पीएम मोदी ने आज ये क्या कर दिया? देखिए, ये जो हुआ है ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी सपने दिखाते नहीं हैं, बल्कि सपनों को साकार भी करते हैं। किसने ये सोचा था आज से 8-9 साल पहले कि इस तरह की तस्वीरें माँ गंगा के यहाँ से आएगी, कि वहाँ पे पर्यटक एक क्रूज पे चल रहे हों। तो एक बहुत बड़ा काम। और जिस हिसाब से बनारस के अंदर जो टेंट सिटी जो स्थापित की गई है, वो तो ज़रूर जाना चाहिए हर व्यक्ति को। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यू मस्ट विजिट। इतना शानदार, इतना सुंदर बनाया गया है। तो एक तरफ तो काम चल रहा है, तो कहते हैं कि भाई शहर बसा नहीं और लुटेरे पहुंच गए पहले। तो अखिलेश यादव जो एंटी डेवलपमेंट के एक बहुत बड़े पुरोधा बन गए हैं, उन्होंने कहा भाई इससे जो है मल्लाहों की नौकरी चली जाएगी। अजीब कहानी है भाई। किस तरीके से आप एक चीज का विरोध करने में आप अपनी सारी रैशनैलिटी को खो देते हो। बिहार में इसी तरह के बददिमाग लोग हैं, कह रहे हैं भाई उस क्रूज को आगे जाने नहीं देगी, बिहार में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो ये आप देखिए कि किस तरह के लोग राजनीति में हैं। विरोध करने के वास्ते आप विरोध करते हैं। किस तरह से इस अखिलेश यादव ने टीके का विरोध किया था कि हमारी सरकार आएगी, अब आपकी सरकार नहीं आएगी। तो अब तक क्या लोग मर गए होते? पूरी दुनिया को उस टीके से बचाया गया। तो अब ये समझिए कि विपक्ष के पास कुछ कहने सुनने के लिए नहीं है। तो आप हमेशा, वो कहते हैं कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल और भीगे पानी। यही हाल विपक्ष का हो गया है। हर अच्छे चीज का विरोध करना ये अच्छी राजनीति नहीं है। मिर्ची लग जाती है विपक्षियों को। बिल्कुल मिर्ची लग गई है, क्योंकि वो जहां जहां गुजरेगा। और मैं आपको बता दूं, अगले 10 साल में यहां पे 25 से ज्यादा इस तरह के क्रूज निकलेंगे, जो हिंदुस्तानियों के लिए भी एक बहुत बड़ा पर्यटन का एक सेंटर बन जाएगा। तो अभी एक इंडस्ट्री तैयार हो रही है। सब लोगों को इसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन है क्या कि आप मोदी से, सरकार से विरोध करने के चक्कर में आप एंटी
डेवलपमेंट होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। अगली खबर में बात राहुल गांधी के ओपन लेटर की। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत करीब 3,500 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। इस समय उनकी यात्रा पंजाब में है। इस बीच उन्होंने ओपन लेटर लिखकर यात्रा के अनुभवों को साझा किया है। साथ ही बताया है कि उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन का लक्ष्य क्या है। साथ ही कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो 26 जनवरी से केंद्र सरकार के खिलाफ चार्जशीट के साथ राहुल गांधी का लिखा ये पत्र हर घर तक पहुंचाएंगे। आखिर इस लेटर को लिखने का मकसद क्या है? मकसद साफ है, प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे रहना चाहते हैं। लेकिन अगर लेटर इस तरीके का है तो फिर तो वैकेंसी नहीं है। आप क्या कह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? हिंदुस्तान में जनता उसको ही चुनती है जो ये साबित कर पाता है विपक्ष में रहते हुए कि इस सरकार से बेहतर सरकार हम चलाएंगे। हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। ये किसने कह दिया भाई? पूरी दुनिया में आर्थिक तंगी आई हुई, हिंदुस्तान अकेला आइसोलेटेड है। पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की, और आप झूठ मिथ्या। गैस के दाम कम कर देंगे, पेट्रोल के दाम कम कर देंगे। आपकी सरकार हिमाचल में आई, पहला डिसीजन क्या लिया? डीजल और पेट्रोल के दाम आपने बढ़ा दिए। आपकी सरकार राजस्थान में है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा डीजल पेट्रोल आज राजस्थान में बिक रहा है। तो कथनी और करनी में फर्क आप साफ साफ नजर आता है। दूसरी चीज, आप इस तरीके से चिट्ठी लिख रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि, मुझे तो लग रहा है भाई जेएनयू का कोई स्टूडेंट, वहाँ जो पैम्पलेट मिस में बांटा जाता है वैसा ही कोई पैम्पलेट लिखा हुआ है। इसमें कांग्रेस पार्टी, उसकी विचारधारा, वो आगे क्या करना, आप मैं वैसे तो आपको भाई सन्यासी हो गए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बहुत ही बेकार सा एक, जिसको कह सकते हैं कि भाई राहुल गांधी कोई बहुत बड़े संत महात्मा पुरुष नहीं है कि उनकी चिट्ठी को देख करके लोग जो है उनके साथ आ जाए। इस तरह की चिट्ठी हर साल, हर इलेक्शन के पहले सोनिया गांधी देश के तमाम मौलवी मौलानाओं को लिखते हैं। यूपी इलेक्शन के पहले भी सोनिया गांधी ने हर मुस्लिम मौलवी मौलानाओं को इस तरह की पत्र भेजती रहती है। वोट मिलता है क्या? दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी इस राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने के चक्कर में कई सारी जो पॉलिटिकल, जो इनकी पहचान थी, वो खोते चली जा रही है, जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी के साथ साथ राहुल गांधी को भी होगा। लेटर से कांग्रेस की पोल तो खुल गई है, पर कांग्रेस कह रही है कि इस लेटर को हर घर पहुंचाएगी। हर घर पहुंचाने के लिए आपके पास संगठन बचा हुआ है क्या? ये कह देना बड़ा आसान है, हर घर पहुंचाएंगे। हर घर पहुंचाने के लिए लोग हैं आपके पास? पैसे खर्च ना करो तो ये भारत जोड़ो यात्रा में लोग नजर ना आए। संगठन है नहीं, बड़ी बड़ी बातें आप करते हो। तो ये देखिए, जिस तरीके से जो कहते हैं कि जब आपका लीडर का आंख नाक कान जमीन से कोई मतलब लेना देना नहीं है, तो फिर आप इसी तरह की बहकी बहकी बातें करते हैं। जी, अब बात जोशीमठ त्रासदी को लेकर। उत्तराखंड के जोशीमठ को लेकर सारा देश काफी चिंतित है। इस बीच इसरो की एक फोटो रिपोर्ट ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। इसरो ने जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें और जमीन धंसने की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि ये पूरा शहर डूब सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी काफी ज्यादा एक्शन में है। सीएम धामी ने देहरादून में कैबिनेट बैठक बुलाई। धामी ने कहा कि जो भी क्षेत्र प्रभावित है वहां से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। सीएम धामी तो एक्शन ले रहे हैं, पर जो इसरो की रिपोर्ट है वो तो काफी चौंकाने वाली है। देखिए, ये पहले से ही ज्ञात था। जोशीमठ को लेकर के 1976 में ही रिपोर्ट आ गई थी कि ये पूरा शहर एक मलबे पे है और वो धंसता जा रहा है। पहले ये प्रक्रिया बहुत ही धीरे होती थी, जिससे लोगों को मालूम नहीं चल पाता था। लेकिन इसरो ने ये साफ किया है कि पिछले 15 दिनों में 5.4 इंचेस वो पूरा का पूरा स्लैब जो है वो जिसके ऊपर बसा हुआ है, ये एक मलबा है, वो धंस रहा है और ये पूरा शहर ये तबाह और बर्बाद होगा। ये बात साइंटिस्ट पहले से भी जानते थे, लेकिन इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ, इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ, तो इसमें लोग, सरकार, कुछ नेचर का भी इसमें रोल है। तो अब
जो प्लानिंग की जा रही है वो ये प्लान किया जा रहा है कि 2 जगह को चुना गया है कि जहां जोशीमठ को शिफ्ट किया जाएगा। तमाम लोगों को सरकार की जो प्राथमिकता ये है कि किसी व्यक्ति की मौत ना हो, क्योंकि अब सारी परिस्थिति आंखों के सामने है। लोगों को बचाना, उनको वापस रिहेबिलिटेट करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से प्लान किया जा रहा है कि पूरे शहर को गोचर और पीपल कोटी में ट्रांसफ़र किया जाएगा, वहाँ रिहेबिलिटेट किया जाएगा, तो इस प्रोसेस को जितना जल्दी शुरू किया जाए उतना बेहतर है। साथ ही साथ पैरेलली आपको हेमकुंड साहब और बद्रीनाथ का जो रास्ता है वो पहले से ही आपको दूसरे साइड, अलकनंदा के दूसरी साइड से सड़क को ले जाना पड़ेगा और इस काम के लिए भी शुरुआत बहुत जल्द हो जानी चाहिए। उत्तराखंड के कई ऐसे शहर हैं जिसके सर्वे की भी बात की जा रही है, कितना जरूरी हो गया है? बिल्कुल, ये सर्वे हर जगह होना चाहिए। और जो अंधाधुंध तरीके से मकान बनाए जा रहे हैं, पहाड़ों को काटा जा रहा है, इस पे लगाम लगानी चाहिए, ताकि इस रिपोर्ट से आपको ये समझ में आएगा कि कौन कौन से वो शहर हैं। अभी 5 का नाम आया है, नाम लेना उचित नहीं है, 5 का नाम आया है कि जो उसी तरह के डेंजर जोन में हैं। तो एक सर्वे, एक रिपोर्ट और एक आकलन कि कौन कौन सा जगह वो खतरनाक है और कौन बसने लायक है, कहाँ अर्बनाइजेशन कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, कहाँ मकान बनाया जा सकता है, सड़कें बनाई जा सकती है, ये नॉलेज हमारे पास होगा तो लोगों की जान भी बचेगी और हम हिमालय की सुंदरता को भी बचा पाएंगे। बिल्कुल। अब बात दिल्ली में एलजी वर्सेस आप के बीच जारी जंग की। दिल्ली में एलजी और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने एलजी पर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव को खारिज करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अब आप कार्यकर्ताओं ने एलजी हाउस के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी विनय सक्सेना के साथ लगभग 1 घंटे तक बैठक की। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने एलजी के सामने सुप्रीम कोर्ट का आदेश रखा, हाई कोर्ट का ऑर्डर रखा, जोर देकर कहा कि वो दिल्ली सरकार के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये कैसा रवैया है अरविंद केजरीवाल का? देखिए, केजरीवाल बहुत, मैं बार बार कहता हूं, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। 2-3 केसेस अभी नए खुले हैं जिस पे जांच हो रही है। अभी फर्जी प्रचार, आप पार्टी का प्रचार सरकार के पैसे से करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। आपके ऊपर 164 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। तो आप कोई ना कोई तरीका तो निकालेंगे कि लोगों का ध्यान भटकाया जाए। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि जो सीसीटीवी कैमरा जो आपने लगाए उसमें आपने घूस लिए 7 करोड़ रुपए। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, प्लस शराब घोटाले के ऊपर चार्जशीट पे चार्जशीट आ रहा है, सत्येंद्र जैन के सारे काले कारनामे सामने आ रहे हैं, सुकेश रंजन की चिट्ठी आ रही है, तो इसकी पूरी इमेज खराब हो रही है। और ये उस तरीके से पोर्ट्रे करना चाहता है कि केंद्र सरकार हमको काम करने नहीं देती। ये बहाना बनाने में जुटा हुआ है कि भाई अब तो एमसीडी भी हमारे पास, सरकार भी हमारे पास, अब काम चोरी करोगे तो जनता तो पूछेगी तुमसे। तो जनता को भरमाने के लिए, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए इसने ये तिकड़म रची है कि भाई हमको काम करने नहीं दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, हाई कोर्ट का भी आदेश है, लेकिन ये एलजी न सुप्रीम कोर्ट की बात मान रहे हैं, न हाई कोर्ट की बात मान रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, हमें काम करने नहीं दे रहे हैं। ये व्यक्ति इतना बड़ा फ्रॉड है कि एक ही बार में 2-2 बातें कहता है। एक तो कहता है कि जितना हम काम करते हैं कोई नहीं करता, और दूसरी तरफ ये भी कहता है कि हमें काम नहीं करने दिया जाता। तो जब काम करने नहीं दिया जाता तो ये जो तुम कहते हो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, दिल्ली में सब कुछ बदल डाला, वो किस आधार पे कहते हो? मतलब ये संविधान के मुताबिक जो काम करने के लिए आपके पास, आप जिसके लिए अधिकृत हैं, आप वो काम करें। जो काम के लिए अधिकृत नहीं है वो काम आपको नहीं करने दिया जाएगा। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, किसी के विम्स एंड फैंसी से नहीं चलता। मतलब कहते हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी। अरे ये तो बहुत, क्या बताएं, ये चित भी मेरी पट भी मेरी, और गलती से सिक्का खड़ा रह गया तो भी मेरा, अड़ा रह गया तो भी मेरा, टेढ़ा भी मेरा, एड़ा भी मेरा, सब कुछ मेरा। ये केजरीवाल सब कुछ अपने पास रखना चाहता है,
किसी के साथ कोऑपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके ये सरकार चलाने में इच्छुक ही नहीं है। बिल्कुल। अब बात आखिरी खबर की। इन दिनों पाकिस्तान की हालात बेहद खराब चल रही है। पाकिस्तान भूख और गरीबी से जूझ रहा है। इस बीच पाक अधिकृत कश्मीर गिलगित बल्चिस्तान से भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठने लगी है। पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान सरकार पर उनके साथ भेदभाव करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। यहाँ के नाराज लोग अब पीओके को भारत में मिलाने की मांग करने लगे हैं। मांग तो तेजी से हो रही है, आगे क्या होगा? देखिए, वहां पे बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है 12 दिनों से। आपने तस्वीर देखी किस तरीके से लोग हुजूम में बाहर आ रहे हैं। और वो क्यों? कि एक तो गलत तरीके से आपने पीओके को एक राज्य बना दिया, आपने अपने इसमें ले लिया। पहले उसका स्टेटस अलग था। अब अभी पाकिस्तान में क्या चल रहा है? पाकिस्तान में वहाँ पे गरीबी, भुखमरी के साथ साथ 25% इन्फ्लेशन, खाने के लिए आटा नहीं, आलू नहीं, प्याज नहीं, टमाटर नहीं, मीट नहीं, बिजली नहीं, पेट्रोल और गैस नहीं, सब कुछ आसमान की ऊंचाई पे उसकी कीमतें चली गई है। अब जो कुछ होता भी है तो वहाँ पे जो पीओके है उसमें ये लोग उनके साथ एक गलत रवैया अपनाते हैं। वहाँ सामान आता ही नहीं है, सब कुछ ये प्लेन्स में ही खत्म हो जाता है और लोगों को वहाँ दिक्कत हो रही है। एक तो दिक्कत उधर हो रही है, आना जाना, पारिवारिक संबंध, फोन, सारा कुछ तो है। किसके साथ? ये जो हिंदुस्तान में, जो कश्मीर में जो लोग रहते हैं, टेलीविज़न भी है, इंटरनेट भी है। लोग देख रहे हैं कि 370 खत्म होने के बाद से किस तरीके से, अभी परसों की खबर आई, एक मुस्लिम गांव कश्मीर का, वो पूरा का पूरा गांव डांस कर रहा है। क्यों? आज़ादी के बाद पहली बार वहां बिजली पहुंची है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम ये तो पाकिस्तान अगले 50 साल तक नहीं कर सकता। एक एक गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है तो वो डांस कर रहे हैं। तो उधर के लोगों को तो लगता होगा कि ये तो पाकिस्तान के साथ इस्लाम का माला जपते जपते हम लोगों ने तो बहुत सब कुछ तबाह कर लिया। वहाँ जो उस साइड है, जो हिंदुस्तान के साथ कश्मीर है, वहाँ पे सड़कें बन रही हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सब कुछ फ्री में इलाज हो रहा है, सड़कें बन रही है, बिजली आ रही है, सारी व्यवस्थाएं हो रही है। और वो सिर्फ इस बात के लिए कि भाई इस्लाम के लिए बना हुआ मुल्क पाकिस्तान, तो धर्म को क्या करेंगे? चाटेंगे? नहीं, अपने हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। अब उनको तो समझ में आ रहा है कि सिस्टम ही वैसा वहाँ है कि जो खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, वो कश्मीरियों के लिए क्या करेंगे? तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में यही होगा कि भाई डिस्प्यूटेड जगह है, हिंदुस्तान के साथ हमें जाना है, इसलिए वो लोग कह रहे हैं कारगिल का रास्ता खोलो, कारगिल से मिलाओ हमें। और इसमें सिर्फ पीओके ही नहीं, गिलगित बल्टिस्तान के लोग भी शामिल हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें जाना है हिंदुस्तान के साथ। तो ये आंदोलन जो वहाँ शुरू हुआ है, तो अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।